पहले एक कहानी सुनते हैं कि आखिरकार मटेरियल का क्या, ये थ्योरी की कहानी सुनते हैं कि मटेरियल होता कैसे और कहानी कैसे है। मान लेते हैं हर्षित बाबू जो है हमारे, वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं। आगे बढ़ते हैं, तनिषा मैम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हेड है, स्टोर्स के हेड वसला है, परचेज डिपार्टमेंट अमिता के पास है से। तो आपने कहा सर ये क्या करना चाह रहे हो आप? एक सेकंड, घर से मैसेज है, एक सेकंड बस। चलो, आपने कहा सर क्या करना चाह रहे हो, क्या समझाना चाह रहे हो? मैं थोड़ी सी थ्योरी समझाना चाहता हूं ताकि आपको थ्योरी भी आती जाए और मीनिंग पता होता जाए, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। अब हर्षित, जैसे हर्षित बल्कि यहां तो सभी ऑलमोस्ट चश्मा पहनते हैं एक्सेप्ट मी, ठीक है। तो हर्षित के पास ग्लासेस हैं और हमारी लेटर से ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलते हैं इसको, सन ग्लास नहीं, गॉगल्स नहीं, क्या बोलते हो यार, स्पेक्स है, सॉरी स्पेक्स है। वैसे स्पेक्स क्यों बोला जाता है? स्पेक्टिकल्स, अच्छा स्पेक्टिकल्स के चक्कर, हाँ हाँ स्पेक्स। अब एक स्पेक्स में कितने लेंस हैं? 2 लेंस हैं, 2 डंडी हैं, नाक पे लगाने वाले 2, ताकि नाक पे चोट ना लगे हैं। तो आपने कहा ठीक है सर। तो इसने क्या किया, हमारे पास ऑर्डर आया से 1 लाख चश्मे बनाने, इसने कहा 2 लाख मेरे पास लेंस होने चाहिए, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? इसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कहा कि देखो एक चश्मे में 2 लेंस लगेंगे, और इसने क्या किया, उसके लिए एक नोट बना दिया, एक फाइल बना दी, कंप्यूटर फाइल, ताकि आपको पता रहे किस में क्या स्पेसिफिकेशन लगती है। आपने कहा कि सर किस तरीके से कंप्यूटर फाइल है? मैंने कहा एक एग्जांपल सोचिए। आपसे मैंने कहा है आप खाना बनाते हो तो उसमें एक सब्जी में भी 10 तरीके के इंग्रेडिएंट लगते हैं। चश्मा बहुत आसान सी चीज है, इसलिए आपको आसानी से समझ में आ गया कि 2 हैं। मैं मान के चल रहा हूं सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है और उसका नाम है लेंस, ठीक है। बाकी कोई चीज हम लेके नहीं चल रहे। रियल लाइफ में बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, इसीलिए एक प्रॉपर पेपर पे लिख के देना पड़ता है कि क्या क्या लगेगा, क्या लगेगा कैसे। जैसे रेसिपी भी देखते हो तो उसमें देखते हो ना कितनी क्या क्या इंग्रेडिएंट है, वैसे ही आप एक रेसिपी बना के दे रहे हो कि अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने कहा कि अगर आपको एक प्रोडक्शन अच्छा करना है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से क्या कहा, आपको इसके इतने इतने कंपोनेंट, इतने इतने रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल कंपोनेंट में क्या अंतर है? रॉ मटेरियल अपनी शेप बदल लेता है, कंपोनेंट शेप नहीं बदलता। लेंस जो है सीधे लगे, असेंबल हुआ, बन गया। कंपोनेंट दूध फाड़ के पनीर बना, अब दूध थोड़ी रहा वो, बात समझे या नहीं? रॉ मटेरियल ने क्या किया, अपनी शेप बदल ली और वो फाइनल प्रोडक्ट में दिखाई नहीं दे रहा। क्लियर हो गया रॉ मटेरियल और कंपोनेंट में अंतर? और कंपोनेंट क्या है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। कार में टायर, शेप थोड़ी बदली है। टायर किसके होते हैं? दूसरी कंपनी के होते हैं। गुडईयर के आपने टायर खरीद के मारुति ने लगा दिए, है ना? तो वो क्या कहलाएगा, मटेरियल या कंपोनेंट? कंपोनेंट। समझ में आ गया? कई लोग कंपोनेंट को सब असेंबल्ड प्रोडक्ट्स भी कह देते हैं। सब असेंबली क्या कि यार वो असेंबल्ड नहीं है, तो छोटे वाले वर्ड क्या क्या बोल दिया, सब असेंबल्ड। क्लियर है? अब आपने कहा सर इसके बाद, मैंने कहा देखो 2 लाख लेंस लगेंगे अगर 1 लाख हमारे को बनाना है। यहां तक क्लियर हो गया? अब आपने कहा कि सर एक होता है स्टोर डिपार्टमेंट, इसका क्या काम? सामान को स्टोर करके रख। इसके पास पहले से लेटेस्ट से 50,000 लेंसेस पड़े थे, कुछ गलत तो नहीं है? 50,000 पहले से लेंस पड़े थे। तो हर्षित ने तनीषा से बोला कि 2 लाख लेंस बनाओ, तब तुम्हारे चश्मे रेडी होंगे 1 लाख। तनीषा ने क्या कहा, इसको कॉल किया और कहा कि वसला प्लीज यार मुझे 50,000 लेंस और 2 लाख लेंस दे दे। वसला के पास 50,000 पड़े थे। वसला ने कहा मैं भेज तो दूंगी, दोस्ती यारी में मैंने पिछली बार ही भेज दिए थे, लेकिन तू बहुत बदमाश लड़की है। तनीषा ने कहा ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे
तू इतनी बार मंगवा चुकी महीने के अंदर सामान, तूने कभी मेरे को कुछ लिख के दिया? तूने क्या क्या मंगाया? मेरे को कुछ याददाश्त ही नहीं है मेरी इतनी अच्छी, मेरे को याद नहीं रहता। तो हर दूसरे दिन में उठा के फोन कर देती है, इतने लेंस दे दो, इतने लेंस दो, मेरे को क्या याद रहेगा? लिख के दे। तो उसने कहा प्रेम पत्र लिख के दूं? हाँ, प्रेम पत्र लिख के दे। तो उसने कहा कि अच्छा, क्या लिखना है उसमें? इसने कहा जो तेरी रिक्वायरमेंट है क्लियर लिख के दे, जो तेरी रिक्वायरमेंट है वो क्या कर, क्लियर लिख के दे। तो रिक्वायरमेंट का दूसरा सिनोनिम होता है रिक्विजिशन। रिक्वायरमेंट का सिनोनिम क्या होता है? रिक्विजिशन। तो अब उसने क्या दिया? रिक्विजिशन नोट दिया। अब उसने क्या दिया? रिक्विजिशन नोट, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। ये सब थ्योरी में आएगा, याद रखना। क्या मतलब हुआ? अगर तनिषा मटेरियल रिक्विजिशन नोट नहीं देगी, ये भी नहीं वापस इशू करेगी माल स्टोर से, वसला क्या कहेगी? मैं पागल समझ रखा है मेरे को, तू कभी भी उठा के आ जाती है, कभी भी कुछ भी मांग लेती है, मेरे को नहीं याद। कल को ऑडिटर आके मेरी गर्दन पकड़ेगा, है ना? मान लो आदर्श ऑडिटर है, वो क्या कहेगा? ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? तुम्हारा हिसाब किताब भी समझ में नहीं आ रहा, कहां क्या चल रहा है नहीं? तो बात तो एकदम सही थी। तो यहां पे हमने क्या करना है? मटेरियल रिक्विजिशन नोट आएगा। क्लियर हो गया यहां तक थ्योरी में? आपने कहा कि ठीक है, तनिषा ने स्टोर से माल मांगा, लेकिन तनिषा के पास, वसला के पास तो सिर्फ 50,000 थे। तो वसला क्या करेगी? वसला ने अमिता को कांटेक्ट किया, अरे अमिता 1,50,000 या 2 लाख या 3 लाख जितने भी आपको लगता है फ्यूचर डिमांड के हिसाब से, प्लीज यार मुझे जरा तू एक काम कर, कितने परचेज करके दे दे। वसला सिर्फ स्टोर की मैनेजर है, उसका काम सिर्फ स्टोर हैंडल करना है कि मेरे यहां से कुछ चोरी ना हो जाए, है ना, खराब ना हो जाए। इसने परचेज डिपार्टमेंट वाले को कॉल किया, तो वसला भी क्या कहेगी? ये अमिता भी क्या कहेगी? प्रेम पत्र दो। मांगेगी कि नहीं मांगेगी प्रेम पत्र? ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, चलो आपने कहा कि अमिता ने वसला से प्रेम पत्र मांगा। उस प्रेम पत्र का नाम क्या था? मटेरियल रिक्विजिशन नोट, परचेज रिक्विजिशन, आई एम सॉरी, परचेज रिक्विजिशन नोट। समझ में आ गया? तो आपने कहा यहां तक हमें चेंज समझ में आई। सबसे पहले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करता है? वो सिर्फ मटेरियल, बिल्स ऑफ मटेरियल तैयार करता है, जिसके अंदर लिखता है कितने कंपोनेंट, कितने रॉ मटेरियल, क्या क्या चाहिए आउटपुट बनाने के लिए। वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है? वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी कहते हैं, वर्कशॉप भी कहते हैं। वर्कशॉप या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या कहता है? वो स्टोर से गुड्स मंगवाता है। गुड्स मंगवाने के लिए, रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए, कंपोनेंट मंगवाने के लिए वो क्या इशू करता है? मटेरियल रिक्विजिशन नोट। समझ में आ गया? मटेरियल रिक्विजिशन नोट दिया तो स्टोर्स ने माल भेजा अगर होगा जितना तो वो भेज देगी, बाकी वो क्या कहेगी? मैं भेज नहीं, तब तक ये तो यूज कर, ठीक है ना? और उसने क्या किया? परचेज डिपार्टमेंट से क्या बोला कि भैया और बनवा और परचेज कर, जो भी कर मेरे को लाके दे। परचेज रिक्विजिशन नोट इश्यू किया। अब क्या हुआ? अमिता का काम आया। अब अमिता को माल परचेज करना है। अब वो क्या करेगी? कैसे परचेज करेगी? वो टेंडर वगैरह निकालेगी। छोटे लेवल पे हम क्या करते हैं? अड़ोस पड़ोस की दुकानों पे जाके रेट पूछते हैं, करते हैं या नहीं करते? छोटे लेवल पे। बड़े लेवल पे क्या करते हैं? पेपर में टेंडर्स देखना कभी आते हैं, नहीं देखे कभी? चलो मैं दिखाता हूं। ये एक एग्जांपल है इंडियन रेलवे का, थोड़ा ज्यादा छोटा है। क्या लिखा है पढ़ो, इंडियन रेलवे ने, ठीक है। इन्विटेशन ऑफ टेंडर्स थ्रू ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम।
2016 का पुराना मिला है, नेट पे ऐसे सर्च किया था, ठीक है। बिड इनविटेशन नोटिस नंबर दिस डेटेड दिस, ये आइटम चाहिए, इतनी क्वांटिटी चाहिए, आपकी ये गारंटी होनी चाहिए, ये कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वगैरह, मतलब आपको सबमिट करना होता है इनिशियल, कुछ पैसे सबमिट करने होते हैं बिड वगैरह करने के लिए। ये नहीं कि कोई भी मुंह उठा के चला है ना, कि आप इतना पैसा जमा करोगे उसके बाद बिडिंग वगैरह कर सकते हो, समझ आया। तो इसने ये आपको टेंडर इशू करना समझाया। अब क्या होगा, सप्लायर पेपर खोल के देख रहे होंगे। सप्लायर कौन होता है, जो हमें माल सप्लाई करता है, जिससे हम माल परचेज कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लायर। समझ में आ गया। ये मत सोचना, कई गलतफहमी में रहते हैं कि हम जिसको सप्लाई कर रहे हैं, नहीं, वो बायर है। वो कौन है, बायर। जिससे हम खरीद रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, सप्लायर। क्लियर हो गया, याद रहेगा अंतर। हमने सप्लायर के पास, हमने इनविटेशन के लिए एक वो निकाला टेंडर नोटिस, उन्होंने क्या किया, बिड किया। देखो यहां पे, अब वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने कोटेशन दे रहे हैं। छोटे लेवल पे हम क्या करते हैं, 4 लोगों से कोटेशन लेते हैं, यही करते हो कि नहीं करते। 4 दुकानों पे, अरे सब्जी भी खरीदते हो तो 2 दुकानों पे पूछते हो कि नहीं पूछते कि क्या रेट चल रहा है। तो हम बेसिकली कुछ नहीं कर रहे, कोटेशन मंगवा रहे हैं कि तुम्हारे हिसाब से तुम क्या कोट कर रहे हो, इसके क्या चार्ज करोगे। क्लियर हो गया। तो आपने कहा ठीक है। अब आपने कहा, ये देखो, ये था टेंडर या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, कि आप प्रपोजल दो, इसकी रिक्वेस्ट है, कोटेशन आई। अब हमने एक, इनमें से एक, मान लेते हैं वंशिका को हमने चूज कर लिया, जो कि क्या करेगी, जिसने हमें माल सप्लाई करना है, उससे रेट हमारी बात हो गई। तुम्हें क्या लगता है, ऐसे ही उसको वो बना देगी, वो कहेगी मुझे कागज पूरे चाहिए। तुम आपस में तो प्रेम प्रति शेयर कर रहे हो, मेरे साथ कागज पूरे करने हैं मेरे को। तो हमने कहा कागज क्यों भाई, ऐसा क्यों, कल को तुमने मेरे को पैसे नहीं दिए तो, मैंने माल सप्लाई कर दिया, तुमने पैसे नहीं दिए तो। मैंने कहा बात तो सही है या नहीं। हम दुकान पे जाके ऐसा नहीं करते, क्योंकि इंस्टेंट ट्रांजैक्शन हो रही होती है। आपकी ट्रांजैक्शन कैसी है, पैसे दिए, सामान लिया, तो कोई कागज का चक्कर ही नहीं, सर फोड़ दोगे नहीं देगा सामान पैसे देने पे। सही बात है या नहीं है। लेकिन जब हम लोग बड़े लेवल पे हैं, ऐसे तो ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। यहां तो उससे हमने ऑर्डर क्या कहते हैं, अभी हमने क्या किया, कोटेशन मंगवाई थी, कोटेशन के बाद हमने एक चूज किया पर्सन। अब हमने जब कोटेशन के बाद पर्सन चूज किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रेम पत्र लिखना पड़ेगा परचेज ऑर्डर के नाम से। यासीन गेट बंद करना। परचेज ऑर्डर में क्या है, आप ये लिख के दोगे कि मेरे को तुमसे इतने इतने यूनिट्स चाहिए। समझ में आया या नहीं आया। मतलब अमिता वंशिका को क्या लिख के देगी कि मेरे को से 3 लाख लेंसेस चाहिए, सप्लाई मी, ये रेट हमारा बात हुई है, इस रेट पे मैं आपको पे करूंगी अगर तुम मुझे लेंस देते हो तो। ये परचेज का मैंने ऑर्डर किया। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब कई बार परचेज ऑर्डर क्या होता है, स्टैंडिंग होता है। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब, मैंने कहा यार हर बार तेरे को परचेज ऑर्डर ही देते रहूं। वंशिका हमारी पुरानी सप्लायर है, तो आपको क्या लगता है मैं बार बार रोज यही गेम खेलता रहूंगा। मैं क्या कहूंगा, स्टैंडिंग ऑर्डर, मेरा एक ऑर्डर फिक्स है, हर इतने दिन बाद दे दिया, खड़ा है होगा ऑर्डर। समझ में आ गया या नहीं आ गया। वो परचेज ऑर्डर हमेशा के लिए खड़ा है, जब तक मैं उसे कैंसिल नहीं कर रहा। क्लियर हो गया, वो खड़ा है, उसे क्या बोलते हैं हम, स्टैंडिंग ऑर्डर, कि भाई वो खड़ा है, तुम देते रहो, सप्लाई करते रहो, मैंने तुम्हें एक बार में स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, परचेज ऑर्डर। मैंने परचेज ऑर्डर दिया, परचेज ऑर्डर के बाद अब क्या लगता है तुम्हें, वो क्या करेगी, सामान भेजेगी। अब उसने क्या किया, परचेज ऑर्डर मिल गया, सप्लायर ने क्या किया, उसने सामान भेजा, लेकिन चालान या इनवॉइस के, चालान वगैरह के साथ, इनवॉइस वगैरह के साथ सामान भेजा।
लेकिन उसने कहा यार चालान वगैरह के साथ इनवॉइस भेजने से पहले मेरे को कुछ और चीजें भी करनी है, अपने कागज पक्के करने, नहीं तो फिर इसने बदमाशी कर दी तो। और आपने भी कहा यार मेरे को इससे भी कागज पक्के करने, है ना। लेकिन डर ये है जीएसटी बीच में ना आ जाए, है ना। अब होता क्या है, जीएसटी वाले बड़े बदमाश हैं, उन्हें तो मौका चाहिए, तुरंत के तुरंत जीएसटी कर लेते हैं काट के। कहते हैं जीएसटी ड्यू हो गया, जीएसटी ड्यू हो गया। अब आप कहोगे कि सर क्या करें फिर ऐसी सिचुएशन में। अब ध्यान से देखो, इसने माल बेचा है, कौन बेच रहा है माल, सप्लायर। लेकिन मेरे पास अभी माल आया नहीं स्टोर में, है ना, तो मैं पैसे नहीं दूंगा जब तक माल नहीं आएगा। मैंने इसको परचेस ऑर्डर दे दिया, अब मैं इससे कागज मांग रहा हूं, वसला नहीं वंशिका, अब आप मेरे को कागज दो। उसने कहा मैं कैसा कागज दूं, इनवॉइस दो। वो कहती है मैं इनवॉइस नहीं दूंगी अभी, क्यों, इनवॉइस पे जीएसटी लग जाएगा। लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा भाई, मैं कह रहा हूं। अब एक बात सोचो, यहां लड़ाई क्या चल रही है, अमिता ने परचेज ऑर्डर तो दे दिया, किसको परचेज ऑर्डर दिया है, सप्लायर को। अब सप्लायर कह रहा है मैं तुम्हें इनवॉइस ऐसे नहीं दूंगा, क्यों, मैंने तुम्हें इनवॉइस दे दिया, मान लो तुमने मुझे पेमेंट नहीं की, लेट अस फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंड। अब पता है क्या होगा, 10 साल तक मैं तुमसे केस कोर्ट में लड़ता रहूंगा, लेकिन सीता मैया क्या कहेंगी, तो कहेंगी जीएसटी दो। सीता मैया क्या कहेंगी, जीएसटी दो, माल सप्लाई हुआ या नहीं हुआ मुझे मतलब नहीं, इनवॉइस रेज हो गया, तुम्हारा जीएसटी उसी समय ड्यू हो गया, तुमने मेरे को पैसे नहीं दिए, वो कहेगी भाई यहां पे क्या सप्लायर क्या कह रहा है, तुम तो मेरे को पैसे नहीं दिए, मान के चलो लड़ाई होगी हमारे बीच में, तुमने पैसे नहीं दिए, मैं फंस गया कि नहीं फंस गया, सप्लायर है वो, सप्लायर फंस गया कि नहीं फंस गया, क्यों, अगर वो इनवॉइस इशू कर देता तो क्या पंगा है, जीएसटी देना पड़ जाएगा, पैसे आए नहीं। अब 10 साल में केस जीते, पैसे आए, तो जेब से तो अपनी कहां से देंगे हम। जीएसटी का बड़ा पंगा है, याद रखना, पता करना, अभी तुम टैक्स पढ़ो, थोड़ा सा पता करना टैक्स के अंदर, बहुत 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 बदमाश है ये सब। सीता मैया सबसे पहले खड़ी हो जाती है, मेरा मेरा खाता मुझे भी तो दो। समझ गए मैं किसको कह रहा हूं। तो अब क्या है, आपने कहा कि एक काम करते हैं, सप्लायर भी चालाक है, सप्लायर कहता है मैं पर फॉर्मा या प्री फॉर्मा, दो नाम है, इनवॉइस इशू कर देता हूं, कौन सा, नकली इनवॉइस, उसके ऊपर लिख दूंगा पर फॉर्मा या प्री फॉर्मा, दोनों वर्ड्स बोले जाते हैं, इनवॉइस। मैं असली इनवॉइस नहीं इशू कर रहा, नॉन जीएसटी इनवॉइस इशू कर दे रहा। कागज तो मिल गया मेरे को, समझ में आ गया या नहीं आ गया, सप्लायर ने मेरे को अल्टीमेटली कागज तो दे दिया, मेरे को कागज चाहिए था, कागज दोनों के पास आ गया। अब उस परफॉर्मा या प्री फॉर्मा इनवॉइस के बेस पे क्या होगा, पहले पेमेंट करो तब मैं इनवॉइस दूंगा तुम्हें, पहले क्या चाहिए मुझे, पेमेंट। तो सप्लायर पहले क्या मांगेगा, पेमेंट। ये रियल लाइफ में ऐसे होता है बेटा, समझ में आ रहा है सीक्वेंस। जैसे जब आप शॉप पे जाते हैं, आपने कोई सामान बोला, आपने वो सामान जब खरीदा तो आप पेमेंट करते हैं, तो वो बिल इशू करता है, कभी नोटिस करना, आपने कभी कोई चीज खरीदी हो और बिल बेस वाली हो, आपकी पेमेंट हो जाएगी। अच्छा एक बात सोचो, अमेज़न से खरीदते हैं, बिल कब आता है, पहले या बाद में, बाद में आता है ना, पहले क्या होती है, पेमेंट। तो सही बोल रहा हूं ना, नोटिस करो चीजों को, तो रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। नहीं तो फिर क्या है, मैं तो इनवॉइस इशू कर दूंगा, फिर से वही आ गई सीता मैया, क्लियर है। तो आपने कहा ठीक बात है सर, पहले पेमेंट। अब इनवॉइस कई बार गुड्स के साथ आ जाता है, कई बार उस समय दे देता है। इनवॉइस मतलब बिल, प्रॉपर बिल। यहां तक क्लियर हुआ, इनवॉइस का मतलब कुछ नहीं होता, बिल होता है, ठीक है। इसके आगे की कहानी और बाद में पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आ गया ना। इससे ज्यादा समझने के लिए आपको क्या करना है, अब आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं वर्कशॉप होगी, से मारुति की या आपके
किसी भी बड़ी चीज का शोरूम होगा, हुंडई, मारुति, ये जितनी भी कार कंपनीज हैं, उसको कभी पापा मम्मी के साथ जाके देखना वहां पे कैसे कार वगैरह दी जाती है, मोटरसाइकिल वगैरह दी जाती है, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स आपको सुनने में मिलेंगे। गेट पास, जाओगे ना तो सुनने में मिलेगा गेट पास, वो आपको बाहर नहीं निकलने देगा। आपकी बाइक, आपकी कार, वो कहेगा पहले गेट पास दिखाओ तब समझ जाएगा। समझे? क्लियर हुआ या नहीं? तो सब चीजें आपको थोड़ा सा रियल, मैंने तो बिल्कुल ऐसी चीज बताई है जहां आपको ये टर्म्स दिख जाएंगी और कोई मुश्किल नहीं है। आप कहां जाएंगे? कहीं भी नियर बाय बाइक कार के जो ऑथराइज डीलर हैं उनके पास, बस 2 मिनट में दिख जाएगा आपको किस तरीके से काम होता है। चलो, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। थोड़ा बोरिंग हो गई थ्योरी है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने थ्योरी निबट गई। काफी सारी थ्योरी थी, हमने काफी सारी थ्योरी खत्म कर दी और ये हमारे को पढ़ने में भी हेल्प करेगी। अब हमने कॉस्ट शीट बनाई थी और कॉस्ट शीट में मैंने आपको कई सारी चीजें सिखाई भी थी। आपने कहा सर हाँ सिखाई तो थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल लिया था सबसे पहले। तो अब हम चैप्टर वैसे ही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर फैक्ट्री वर्ड, वही सीक्वेंस चलना है। क्लियर हो गया ना? अब हम कॉस्ट शीट के हर हेड को ध्यान से पढ़ने वाले हैं और कुछ नहीं कर रहे। अब आपने कहा कि सर तो मटेरियल की कॉस्ट में क्या क्या लेते हैं और क्या क्या नहीं लेते, ये क्वेश्चन आ रहा है। मटेरियल की कॉस्ट में एक चीज तो मैंने बता दी, फ्रेट लेते हैं, फ्रेट कार्टेज बताया था, है ना? अच्छा, और क्या क्या नहीं लेते ये सोच रहे हैं हम। जब मैं बोल रहा हूं तो एक बात याद रखना, कई जगह फ्रेट बोला जाएगा, कई जगह कार्टेज, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश। जैसे एक एग्जांपल सुनो, मैं छोटा था, ब्रिंजल खाता था, बड़े होते होते वो एग प्लांट बन गया। बैंगन छोटा था, ब्रिंजल खाया, सबने खाया होगा। बड़े होते होते वो क्या बन गया? एग प्लांट, वो भी सुना होगा। अभी थोड़े बड़े और हो गए तो उसका नाम ब्रिटिश में शायद ऑस्पर ऐसी करके है कुछ, वो तीसरा नाम है यार, ऑस्बर्जिरिन ऐसे कुछ नाम है उसका। तो मैंने कहा यार ये क्या, सीधे सीधे बैंगन को बैंगन ही बोल क्या लगा रखा है। तो कहने का सेंस है, कोई कार्टेज बोल देगा। अब जैसे जैसे मान के चलो आप लेट हो जाते हो आने में, आपने उबर की, नीचे खड़े हुए हैं आप, ऊपर आराम से तैयार हो रहे हो, जुल्फों को अपना सब लहरा रहे हैं, हर्षित बाबू अब चश्मा अच्छा लग रहा है, सेट हो गया है। उसके चक्कर में लेट चार्जेस लग गए। लेट चार्जेस लग जाते हैं, ज्यादा वेटिंग चार्ज वगैरह लगे हैं कभी? पता नहीं, लगे नहीं, पता तो होगा। अब मैं बोल रहा हूं उसको लेट चार्ज, ये लोग बोल देंगे डीमरेज, DEMURRAG। ये देखो ये रहा, कहां गया ये रहा, मैं उसको क्या बोल रहा हूं? लेट चार्ज। ये क्या बोल रहे हैं? ऑफलोडिंग। और यहां मटेरियल की बात चल रही है और इंसान की बात चल रही है, तो उसको क्या बोल दिया? डीमरेज। तो ये सारी चीज मैं आपको करा चुका। जैसे मान के चलिए दिल्ली से आपने नेशनल हाईवे पकड़ा और गए मेरठ, एक्सप्रेस वे पकड़ के, मुझे नहीं मालूम कितना टोल है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेटस से टोल है 200 रुपीज, पेट्रोल लगा 2000, तो आपके जाने की कॉस्ट कितनी पड़ी? 2200 बोला ना आपने, ये तो नहीं बोला 2000। तो टोल वगैरह ये सब चीज हो जाएंगी ऐड, हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अच्छा, पहले क्या होता था? पहले ना बड़ी अजीब सी दुनिया थी। दुनिया कैसे अजीब थी? राजा महाराजाओं ने कोई शिप निकलता था, कुछ भी होता था ना, तो उन्होंने बोल रखा था यहां सलामी देके जाओगे बेटा, ऐसे नहीं जाने देंगे तुम्हें। क्या मतलब सलामी लेके जाओगे? मैं तुम्हें क्या एग्जांपल दिखाता, थोड़ा सा पढ़ाई से हट गया लेकिन मजा आएगा देखने में।
एक मिनट खुल जाए बस। अरे क्या क्या यस कराएगा यार, ये कहां पहुंच गए। इसमें खोलते कैसे गूगल अर्थ, एक मिनट रुको, खुल गई खुल गई। ठीक है, यहाँ मैं सिंगापुर डालना चाह रहा हूँ। आ गए, सबको सिंगापुर दिखाई दे रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये सिंगापुर यहां पे खत्म हो गया, यहां से सी है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पे आपको सब में क्या दिख रहे हैं, टिप दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? सब देख लो, यहां पे क्या है, टिप। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझाता हूं। अब इस पॉइंट पे मेरा कर्सर रहेगा, कर्सर नहीं हिला रहा मैं, लेकिन ध्यान देना, सिंगापुर दिख रहा है आपको, ये। अब एक बात सोचो, किसी ने, ये सिंगापुर दिख रहा है ना बड़ा सा, किसी ने इधर से अगर इधर जाना है तो कहां से होके जाएगा, ये रास्ता है बस। दिख रहा है रास्ता किधर से, इस पार्ट ऑफ वर्ल्ड से आप ताइवान से इंडिया आना चाहते हैं, माल मंगवाना चाहते हैं, या तो एक तरीके पूरी दुनिया घूम के यहां पे आए। अब रास्ते में कोई पेट्रोल पंप तो लगा नहीं हुआ शिप में, पेट्रोल भरवा लिया, तो आपको कम से कम फ्यूल में जल्दी से जल्दी आना है। पता है या नहीं पता, शिपिंग इंडस्ट्री ऐसी है। अब इसको तो मजबूरन यहां से होते हुए यहां से निकाल के जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई और रास्ता ही नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ? तो 1965 में क्या हुआ, पढ़ाई छोड़ के थोड़ा ऐसी तुम्हें बातें समझा रहा हूं, ये रियल लाइफ की बातें। सिंगापुर को मलेशिया ने क्या किया, निकाल बाहर फेंका। तुम सब गरीब घटिया लोग, तुम हमारी कंट्री को ना गंदा कर। 1965 की बात है, निकाल बाहर फेंका, 9 अगस्त 1965 निकाल बाहर फेंका। इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी हमारी तरह इंडिपेंडेंस, वो तो सिंगापुर में जापानीज ने भी राज किया, सबने किया, लेकिन उन्हें क्या किया, निकाल के बाहर फेंका। मछुआरों का देश, ये क्या सिटी है, दिल्ली से छोटा है, मछुआरों वाला। अब आपने कहा तो इससे क्या हुआ, वहां पे एक पर्सन था, मैं नाम भूल रहा हूं, जो कि वहां का पीएम बना, उसने बस एक बात बोली, कहता है आप मेरे को विश्वास रखो, मैं यहां बैठा हूं, देखना दुनिया का हर आदमी कहेगा कि सबसे रिचेस्ट कंट्री। सबको लगा बकवास कर रहा है यार, पागल हो गया। सब सलाम ठोकेंगे, सबने कहा कि चलो हम आप पे फेथ करते हैं, आप बोल रहे हो हम आपकी बात मानते हैं। सबने माना। उसने क्या किया, उसने कहा जैसे घर में कभी कोई नया पर्सन आता है, हमारे इंडियन ट्रेडिशन में क्या तिलक लगाते हैं, कस्टम है ना। तो उसने कहा अभी ये सबकी ड्यूटी होगी कि सब तिलक लगाएंगे। क्या होगी, ड्यूटी होगी, तिलक लगाएंगे, और यहां से जो निकलेगा तिलक के बदले में कस्टम ड्यूटी देके निकलेगा। समझ आ गया कस्टम ड्यूटी क्या होती है? मतलब ये तुम्हारा कस्टम है, ड्यूटी है, ये टैक्स है। कस्टम ड्यूटी क्या है, एक टैक्स है कि तुम चुपचाप यहां पे आओ, क्योंकि तुम्हारे पे बेटा ऑप्शन नहीं है। अब तुम पे ऑप्शन नहीं है। उसने इतना तेज दिमाग लगाया, उसने कहा बेटा निकलोगे तो यहीं से, निकलोगे तो यहीं से, तो तुम यहां से होके निकलो चाहे कहीं से निकलोगे तो यहीं से। अब क्या करोगे, चुपचाप पैसे देके जाओ यहां पे। और आपको मेरे को बताने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं कि आज सिंगापुर क्या है, बताने की जरूरत नहीं। हम लोगों ने सोच रखा है कि शायद वो टूरिज्म का प्लेस है। नो, इट इज एक्चुअली अ शिपिंग हब। इट इज एक्चुअली अ शिपिंग हब। बस अपने यूएसपी को उसने पहचाना, और पूरी दुनिया के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आज सिंगापुर में बैठे हैं। शायद ही कोई इंस्टीट्यूशन होगा जो नहीं बैठा। आप देख लो क्या अंतर है।
यहां से निकलते हैं सारे शिप। अब इस चीज को तोड़ने के लिए थाईलैंड ने क्या किया है, यहां पे इस जगह पे वो क्या कर रहा है, अपनी लैंड काट रहा है, एक कैनाल बना रहा है। थाईलैंड चालाकी क्या कर रहा है, समझ गए कि नहीं समझ गए? यहां से यहां खुदाई या यहां चल रही है या यहां चल रही है, खुदाई चल रही है कि शिप यहां से आएंगे ना, यहां से निकल जाएंगे। सोचो क्या पॉलिटिक्स चलती है दुनिया में। और ये चीज कितने 20 साल से ट्राई कर रहे हैं थाईलैंड वाले, लेकिन ये लोग नेता खरीद लेते हैं। ये भी कम थोड़ी है, सिंगापुर वाले इधर पैसा ब्राइब करके नेता खरीद लेते हैं। अकल तो सबको है, नेता के हाथ में सब कुछ है, नेता खरीद लेते हैं। वो कट नहीं पा रही, नहीं तो अब तक सिंगापुर रोड पे आ जाता। कस्टम ड्यूटी, ये अब कस्टम ड्यूटी खींचने में लगा पड़ा है, सोच रहा है। समझ आ गया कस्टम ड्यूटी क्या है? तो पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट है, क्योंकि उसके बगैर हम आगे जा ही नहीं सकते। क्लियर हो गया कस्टम ड्यूटी? इट्स अ काइंड ऑफ टोल टैक्स। इंडिया में माल आएगा तो आपको देना पड़ेगा टैक्स, कस्टम ड्यूटी। समझ आ गया? कई चीजें इंडिया से जाएंगी तो देना पड़ेगा। तो ये आपकी कस्टम ड्यूटी वगैरह। बाकी अच्छा एक बात बताओ, लास्ट क्लास में मैंने बताया था जो पेनल्टी और फाइन होता है वो कभी भी नॉर्मल कॉस्ट नहीं होती, ये एबनॉर्मल कॉस्ट है। पेनल्टी और फाइन क्या है? नॉर्मल कॉस्ट नहीं है, ये क्या है? एबनॉर्मल कॉस्ट है यार। ठीक है, अगर कोई चीज एबनॉर्मल है तो उसको नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, मतलब मैं पेन की कॉस्ट निकाल रहा हूं, अब मेरी टीम में ये थी, ये रोज पेनल्टी लगवा देती थी गवर्नमेंट से, रोज फाइन लगवा देती थी, तो मैं इसकी कॉस्ट में इसका वो थोड़ी लेके चलूंगा। मैं कहूंगा ये तो ना इसकी सैलरी से निकालूंगा, तो मैं अलग से इसको P&L अकाउंट में अलग से दिखाता हूं, फाइनेंशियल लॉसेस हैं, दीज आर नॉट कॉस्ट अकाउंटिंग लॉसेस। तो मैं क्या कहूंगा, इसको अलग से P&L अकाउंट में साफ साफ दिखाना, बड़ा बड़ा मार्क करना कॉस्टिंग P&L अकाउंट बनाते हुए कि ये फाइन लगा, किसकी वजह से लगा? इन मैडम की वजह से लगा, ताकि मैं इनकी गर्दन तोड़ सकूं। समझ आया या नहीं आया? तो नॉर्मल लॉस तो जो होगा, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दो अलग तरीके के लॉस होते हैं। जैसे ये जितने लॉसेस हैं ये एबनॉर्मल है, फाइन वगैरह। नॉर्मल लॉसेस कौन से होते हैं? जब मैंने दूध उबाला, थोड़ा इवेपोरेट हो गया, होगा ही, वो तो नॉर्मल प्रोसेस है ना, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा क्या हुआ बेटा? इवेपोरेट हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल लॉस। वो तो आप क्या करेंगे, बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर बांट देंगे खर्चा। तो जो भी मान के चलिए आपकी कॉस्ट लगी दूध की 10 लाख रुपीस, मदर डेयरी का प्लांट है, दूध की कॉस्ट है कितनी? 10 लाख। आपका इनपुट था 1,10,000 लीटर्स, आउटपुट है 1 लाख। इनपुट कितना था? 1,10,000 लीटर्स, आउटपुट कितना है? 1 लाख। तो 1 लीटर की कितनी कॉस्ट हुई? आप कहोगे विद रेस्पेक्ट टू आउटपुट निकालेंगे हम, क्या कहेंगे? 10 रुपी। कैसे? 10 लाख डिवाइड बाय व्हाट? 1 लाख। क्यों? क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ आवर प्रोडक्शन, वो अलग नहीं है, तो नॉर्मल प्रोसेस है। अब इसका मैं क्या कर सकता हूं? ऐसा तो है नहीं मैं इवेपोरेट होने से रोक दूं। तो फ्यू थिंग, अब जैसे आप यहां पे आए, अब सुबह से आप काम करने बैठे, ये लड़की काम कर रही थी, थोड़ी देर बाद मान के चलिए सुबह से मैंने फैक्ट्री में वर्कर की तरह हम लोग सब काम कर रहे थे, ये आई, मैं मैनेजर था, शी वाज अंडर मी, ये आके मेरे से कहती है कि सर मेरे को लंच ब्रेक चाहिए। मैंने कहा ये क्या ड्रामा है? कहती क्या मतलब? कहती मेरे को लंच ब्रेक चाहिए, मेरे को खाना खाना है। मैंने कहा ये क्या लगा रखा है, तुम काम चोरी कर रही हो? खाने खाने काम पे दिमाग, ये क्या लगा रखा है? खाना खाएंगी। सर खाना तो खाऊंगी, ह्यूमन हूं। मैंने कहा क्या काम चोरी है? 8 घंटे के मैंने पैसे दिए, 9 घंटे के पैसे दिए, चुपचाप पहले काम करो फिर खाना खाते रहना। कहेगी कुछ फूक क्या है हो सर? क्या कहेगी? कुछ फूक क्या है हो क्या? मतलब रात की अभी तक उतरी नहीं तुम्हारी है? क्या लगा रखा है? दिस इज पार्ट ऑफ नॉर्मल प्रोसेस, है ना? यू कैन नॉट डिवाइड फ्रॉम दैट। तो आप अगर टाइम की बात करेंगे, नॉर्मल लॉस है, वहां पे लॉस ऑफ टाइम नॉर्मल है। समझे या नहीं समझे? हाँ,
अगर ये अपनी सहेलियों से बात करने में लगी पड़ी है 1 घंटे से, प्रोडक्शन पे दिमाग लगाने के बजाय, वो क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल। वो मैं क्या करूंगा, उसकी कॉस्ट अलग से किसमें दिखा दूंगा? P&L में, और इसकी गर्दन तोड़ूंगा। मैं कहूंगा ये क्या ड्रामा था तुम्हारा, उस समय मैं चुप रहा था, अब बताओ ये क्या है। तो जो एबनॉर्मल लॉसेज होते हैं वो सीधा किधर जाते हैं? P&L अकाउंट। समझ में आ गया? कॉस्टिंग P&L अकाउंट में एबनॉर्मल लॉसेज है। अब तुम लोग सब लोग एक काम करो, 2 मिनट लगा के ये सारे आइटम्स पढ़ो, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछना, सारे पढ़ो, फिर मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा। इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं कराना, सारा मैंने बता दिया। आईटीसी क्रेडिट का बता चुका मैं, आईटीसी क्रेडिट, चलो आईटीसी क्रेडिट फिर से बता देता हूं, फिर पढ़ना। 1 मिनट सुनो, देखो इधर 1 मिनट। मान लीजिए मैंने गुड्स सेल किए, मैंने गुड्स सेल किए 10 लाख, और उस पर 1 लाख का मैंने क्या पाया? क्रेडिट नहीं पाया। अभी कहां से आ गया क्रेडिट? अब जीएसटी पाया। ऐसे मत करो, रेवेन्यू आया मेरे पास, है ना? ये रेवेन्यू और ये जीएसटी। जीएसटी मेरा है क्या? किसका है? सरकार का है ना? सीता मैया पीछे लग जाएगी अगर जीएसटी खा लिया तो। अब मैंने कहा अच्छा, फिर वैसे टैक्स में फ्रॉड का काम जो होता है ना, टैक्स एवेजन, यहीं पे शुरू होता है। सीता मैया को बताते नहीं है, नकली बिल्स चल रहे होते हैं ऊपर से नीचे। ये बहुत बड़ा गेम है, ये मत सोचो कम है। करोड़पति ऐसे बनते हैं, लेकिन फिर जब जेल में जाते हैं तो रोडपति भी ऐसे बनते हैं। ये बड़ी स्पीड से करोड़पति बनते हैं इससे, कि सारा टैक्स नकली बिल पे चल रहा होता है, इधर आया उधर गया पता ही नहीं। समझे? तो आपने कहा ठीक है, अब ये सेल हुई, लेकिन मैंने, पराग गुप्ता ने, ये मिल्क की सेल थी, लेट अस से रॉ मिल्क खरीदा ग्वालों से, फार्मर्स कहते हैं हम। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, फार्मर्स क्यों बोलते हैं ग्वालों को, लेकिन अजीब सी बात है, लेकिन चलो, फार्मर्स से खरीदा। आपने कहा कि सर, अब उससे जब खरीदा मैंने उससे 50,000 पे किए और उसको 5,000 का जीएसटी दिया। उसे भी तो दूंगा, जैसे मेरे बायर ने मुझे दिया था, मैं अपने सप्लायर को दूंगा कि नहीं दूंगा? यहां तक क्लियर है? अब हुआ क्या, जब मैं पहुंचा सरकार के पास, सरकार से मैंने कहा कि देखो 1 लाख जीएसटी जमा करना था। कितना जमा करना था? 1 लाख। निर्मला मैम ने कहा कि हाँ जी जमा करो मेरा 1 लाख। मैंने ये कहा कि देखो, मैंने ना सप्लायर को 5,000 रुपीज सिर्फ इसलिए दिए ताकि वो आपको दे सके। किस लिए दिए? मैंने, आपने कहा कि उसको दे दो, वो मेरे को दे देगा, मेरे को उस पर भरोसा है, ठीक है, मैंने उसको 5,000 रुपीज दे दिए। तो 1 लाख मेरे को देने थे, मैं मना कब कर रहा हूं, लेकिन 5,000 तो मैं दे चुका, तो मेरे को क्रेडिट दो। तो अगर मैंने रजिस्टर कर रखा होगा जीएसटी में, अगर मैंने क्या कर रखा होगा, रजिस्टर कर रखा होगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? क्रेडिट। मतलब अब मुझे कितना गवर्नमेंट को देना है? 95,000। लेकिन अगर मैंने जीएसटी में रजिस्टर नहीं कर रखा, जैसे इंडिविजुअल पराग गुप्ता ने जीएसटी में रजिस्टर नहीं कर रखा है, बट पराग गुप्ता की कंपनी स्टडी बायोटेक ने जीएसटी में रजिस्टर कर रखा है। तो जब पराग गुप्ता एक चीज खरीद के लाता है, दूध खरीद के लाता है, उस पर जो जीएसटी दे रहा है उसका वो डिडक्शन नहीं ले सकता, जो रिसीव किया स्टूडेंट से उसमें से। जो फीस रिसीव हुई, जीएसटी इंक्लूडेड है वो फीस। तो समझ में आया या नहीं आया? जो आपने मेरे को फीस दी वो तो जीएसटी इंक्लूडेड है। अब जब मैंने पेमेंट की, इंडिविजुअल पराग गुप्ता उसका बेनिफिट उठा सकता है क्या? नहीं उठा सकता। लेकिन यही चीज अगर कंपनी में होगी, स्टडी बायोटेक में, एसएसवी स्टडी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड पूरा नाम, तो आपने कहा कि सर अब हम क्या करेंगे, जीएसटी का बेनिफिट उठा लेंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ गया? तो जीएसटी ये होता है 5,000। तो मतलब अगर पराग गुप्ता की बात करें तो पराग गुप्ता को तो पे करने पड़ेंगे 1 लाख भी, और 5,000 आगे वाले को भी देने पड़ेंगे। लेकिन जब कंपनी बात करेगी स्टडी बायोटेक, अगर सेम सिचुएशन कंपनी की होगी, स्टडी बायोटेक कहेगी एसपीटी कि देखो
1 लाख तो दूंगी निर्मला मैम को, लेकिन इसमें से 5,000 डिडक्ट करके दूं। क्लियर हो गया? टोटल तो 1 लाख ही खर्चा हुआ ना, 5,000 उधर दे दिए, 1 लाख इधर दे दिए, तो जीएसटी का बेनिफिट हो गया। क्लियर हो गया? इसीलिए रजिस्टर कराते हैं। कुछ ना बोला हो तो क्या मान के चलेंगे, रजिस्टर अनरजिस्टर रजिस्टर, क्योंकि हम कंपनीज के साथ, हम घर की कहानियां थोड़ी चल रहे हैं यहाँ पे लेके। रियल भाई आप ये जो सब पढ़ रहे हो ये घर की कहानियों के लिए थोड़ी कर रहे हो, आप तो कंपनीज के लिए पढ़ रहे हो ना। जैसे बैलेंस शीट देखी तो कंपनी की तो बैलेंस शीट देखी, घर की बैलेंस शीट थोड़ी देखी। तो आप कंपनियों के हिसाब से सोचोगे तो जीएसटी रजिस्टर ने अगर कुछ नहीं कहा तो आज की डेट में बहुत रेयर होगी जो मेरे ख्याल से जीएसटी रजिस्टर नहीं होगी, है ना। आपको ये सिचुएशन है। अब बताओ कुछ नया समझ आया हो और आ गया हो तो जल्दी से यहां तक पढ़ो पूरा, फिर मैं आगे बढ़ूँ।